का सुरणवा और ये स्कूल छानीबड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोइल इरोजन। कहने का मतलब है मृदा अपरदन या मृदा क्षरण। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहते किसे हैं? जैसे माना हमारे पास में ये कोई भूखंड है, ये भूखंड है और यहाँ पर जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा इस भूखंड से कोई भी मिट्टी के कण, जैसे ये मृदा कण विशेष है और ये जल या वायु के माध्यम से क्या हुए, इस स्थान से हटे और दूसरे स्थान पर जाकर के गिरे। यानी कि इन मृदा कणों का एक स्थान से हट रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, इनका पृथक्करण हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है और दूसरे स्थान पर जाकर के ये क्या हो गए, यानी कि इनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहने का मतलब है इनका क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो हम साधारण सी बात है, ये क्या कह रहा है कि एक भूखंड है और इस भूखंड से जल वायु के द्वारा मृदा के कण अपने स्थान से हटे, यानी कि उनका क्या हुआ, पृथक्करण हुआ और किसी दूसरे स्थान पर जाकर के गिर गए, यानी कि उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन हो रहा है। कहने का तात्पर्य है मिट्टी के कणों का पृथक्करण एवं परिवहन ही क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी बिल्कुल आसान से, मृदा के कणों का पृथक्करण एवं परिवहन क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। इसकी एक दूसरी परिभाषा है, वो हम लिख सकते हैं, भौतिक रूप से मृदा के कणों का, भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हटने का प्रक्रम या हटने की क्रिया मृदा क्षरण कहलाता है। यानी कि ये कह रहा है कि भौतिक रूप से मृदा के कण है और मृदा के कणों को उनके स्थान से क्या हो जाना, हटने का प्रक्रम, और ये हटने का प्रक्रम क्या कहलाता है, मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहलाता है। दो परिभाषा हो सकती है, एक हम ये भी लिख सकते हैं, मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटना यानी कि उनका पृथक्करण एवं परिवहन, दूसरे स्थान पर जाकर के वो गिरे यानी क्या हो रहा है, उनका परिवहन। तो मिट्टी के कणों का पृथक्करण एवं परिवहन ही क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। अब इसके बाद में टाइप ऑफ सोइल इरोजन, मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक है वो है नेचुरल इरोजन, कहने का मतलब है प्राकृतिक क्षरण, और नंबर सेकंड है वो है एसिलरेटेड इरोजन, कहने का मतलब है त्वरित क्षरण। यानी कि मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो मृदा क्षरण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, नेचुरल इरोजन और नंबर सेकंड है वो कौन सा है, एसिलरेटेड इरोजन। एसिलरेटेड का मतलब है त्वरित क्षरण। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं दो फील्ड बना रहा हूं। जैसे हमारे पास में ये एक फील्ड विशेष है और दूसरी तरफ हमारे पास में ये एक फील्ड विशेष है। ये एक ऐसा मिट्टी का खंड है या भूभाग है जिस पर किसी न किसी प्रकार की वनस्पति क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, बढ़वार कर रही है। जैसे यहां पर कोई वनस्पति ग्रोथ कर रही है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र विशेष है, ये क्षेत्र विशेष क्या है, वनस्पति
युक्त है। किस प्रकार का क्षेत्र विशेष है ये वनस्पति युक्त है, यानी कि ये मिट्टी का खंड है और इस मिट्टी के खंड के ऊपर या भूभाग के ऊपर किसी न किसी प्रकार की वनस्पति हो सकता है। कोई फसल ग्रोथ कर रही हो, कोई फसल कोई फ्रूट प्लांट ग्रोथ कर रहा हो, किसी भी प्रकार के घास वाली फसल है वो इसके ऊपर ग्रोथ कर रही हो, यानी किसी न किसी प्रकार की इसके ऊपर क्या है वनस्पति है। कहने का तात्पर्य ये किस प्रकार का क्षेत्र है, वनस्पति युक्त क्षेत्र है। परंतु इस वनस्पति युक्त क्षेत्र से भी मृदा कुछ न कुछ मात्रा के अंतर्गत जल व वायु के द्वारा क्या होगी, क्षरित होगी, यानी कि उनका क्या होगा, क्षरण होगा। और इस प्रकार का जो इरोजन है, इस प्रकार का इरोजन है वो क्या कहलाता है, नेचुरल इरोजन कहलाता है। इसे कहते हैं प्राकृतिक क्षरण। ये क्या कहलाएगा, प्राकृतिक क्षरण। तो परिभाषा बिल्कुल आसान सी होगी। पूर्ण रूप से वनस्पति से ढकी हुई मृदा या वनस्पति से आच्छादित मृदा का कुछ न कुछ मात्रा में जल एवं वायु के द्वारा क्षरण या अपरदन होता है। इस प्रकार के क्षरण को क्या कहते हैं, नेचुरल इरोजन कहते हैं, प्राकृतिक क्षरण कहा जाता है। दूसरी तरफ जो ये भूमि है इसके ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है। कहने का तात्पर्य ये किस प्रकार का क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है। तो इस वनस्पति रहित क्षेत्र में मृदा जल व वायु के द्वारा अत्यधिक मात्रा में क्या होगी, जल व वायु के द्वारा अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएगी, अपरदित होगी। और इस प्रकार का जो क्षरण है, इस प्रकार के क्षरण को एक्सीलरेटेड इरोजन या क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण कहा जाता है। तो पहले तो नेचुरल इरोजन और एक्सीलरेटेड इरोजन में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा वैसी मृदा के अंतर्गत होगा जो वनस्पति से ढकी हुई है, वनस्पति से आच्छादित है, जबकि त्वरित जो अपरदन है वो ऐसी मृदाओं के अंतर्गत होता है जहां पर वनस्पति नहीं है, यानी कि वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो वनस्पति युक्त क्षेत्र में जल व वायु के द्वारा जो क्षरण होगा मृदा का, उसे तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल इरोजन। और वनस्पति रहित क्षेत्र में मृदा का जल व वायु के द्वारा जो तीव्र अपरदन होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण कहते हैं या त्वरित अपरदन कहते हैं। सेकंड जो ध्यान में रखना है, अब देखिए इस प्रकार के क्षरण को हम रोक नहीं सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता, यानी कि मनुष्य के द्वारा इस प्रकार के अपरदन को, यानी कि प्राकृतिक क्षरण को हमें रोक नहीं सकते। ये देखिए वनस्पति रहित क्षेत्र है, और वनस्पति रहित किसी भी क्षेत्र का वनस्पति से रहित होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम उस क्षेत्र विशेष की जो भी वनस्पति थी उससे हो सकता है हमने खोदकर या जुताई कर करके उसे क्या कर दिया हो, जुताई करके नष्ट कर दिया हो, तो वो क्षेत्र क्या हो गया है, वनस्पति रहित हो गया है। या फिर हमने एक और भी है, जैसे कि पशुओं की अनियंत्रित चराई की गई हो, यानी कोई भी चारागाह की भूमि है और अगर हमने वहां पर पशुओं की अनियंत्रित चराई की है तो उस कंडीशन विशेष में वो चारागाह की भूमि क्या हो जाएगी, वनस्पति रहित हो जाएगी। कि सारे के सारे ऐसे रीजन है जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यानी कि मानव जनित है। तो इस प्रकार के क्षरण को है वो क्या कर सकता है, मृदा क्षरण को, इस प्रकार के मृदा क्षरण को मनुष्य द्वारा रोका जा सकता है। यानी कि इस प्रकार का जो अपरदन है उसे मनुष्य के द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है त्वरित अपरदन को, लेकिन नेचुरल इरोजन को मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता। नंबर थर्ड, अब यहाँ पर जितने भी मृदा का जल व वायु के द्वारा क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, परंतु बाद में जब इसी वनस्पति की हो सकता है पौधे की टहनी या पौधे की पत्तियां जब टूट करके भूमि के ऊपर गिरेगी, या फिर फसल की कटाई करने के बाद में जो जड़ के जो अवशेष जो भूमि के अंतर्गत रह गए वो सारे के सारे सड़ गल करके किसका निर्माण कर देंगे, मृदा का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, मृदा का निर्माण कर देंगे। तो जितनी मात्रा में मृदा का जल व वायु के द्वारा दोष हुआ उतनी मात्रा के अंतर्गत ही मृदा का पेड़ पौधों की पत्तियों या इसके जड़ के अवशेष यानी कि किसी भी पार्ट विशेष से क्या हो गया, मृदा का पुनः से निर्माण हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें मृदा क्षरण और मृदा निर्माण दोनों ही क्रियाओं में क्या रहता है, सामंजस्य रहता है। दोनों ही क्रियाओं में क्या रहता है,
साम्य रहते हैं। तो हम थर्ड क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के अपरदन में मृदा निर्माण एवं मृदा विन्यास की क्रियाओं में साम्य रहता है। यानी कि जितनी भी मात्रा में मृदा का अपरदन हो रहा है उतनी ही मात्रा के अंतर्गत मृदा का क्या हो गया, पुनर्निर्माण हो गया। अब एक और चीज भी ध्यान में रखने वाली है कि जितनी मात्रा में मृदा का क्षरण हुआ, अगर उतनी मात्रा में मृदा का निर्माण हो गया तो मीन से ये हमारे लिए क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह क्षरण हानिकारक नहीं होता। यानी कि इस प्रकार का क्षरण है वो हानिकारक नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत यहाँ पर जल व वायु के द्वारा जितनी मात्रा में मृदा अपरदित हुई, जितनी मात्रा में मृदा का क्षरण हुआ, अब ये वनस्पति रहित क्षेत्र है तो किसी भी प्रकार से नवीन मृदा का क्या नहीं हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है। तो मृदा अपरदन की जो मात्रा है, मृदा क्षरण की जो मात्रा है वो मृदा निर्माण की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक बिंदु तय हो जाएगा। इस अपरदन में मृदा क्षरण की क्रिया मृदा निर्माण की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। यानी कि मृदा क्षरण है वो मृदा निर्माण की क्रिया की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ज्यादा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार का अपरदन है वो क्या होता है, हानिकारक होता है। ये रहेंगे टाइप ऑफ सोइल इरोजन में दो प्रकार के हो गए, देखिए नेचुरल इरोजन और एसिलेटेड इरोजन। नेचुरल इरोजन उस प्रकार की भूमि में होगा जो भूमि क्या है, वनस्पति से युक्त है, परंतु फिर भी जल व वायु के द्वारा कुछ न कुछ मात्रा में उसका क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। तो इसे हम क्या कह देंगे, नेचुरल इरोजन कह देंगे। इसे मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता। थर्ड इसमें क्या है, जितनी मात्रा में मृदा का विनाश हुआ जल व वायु के द्वारा उतनी ही मात्रा में उस वनस्पति के किसी भी भाग की मिट्टी में मिलने की वजह से उसका मृदा का क्या हो गया, पुनः से निर्माण हो गया। यानी कि मृदा निर्माण और मृदा विन्यास दोनों ही क्रियाओं में क्या है, यहाँ पर साम्य है। अतः यह क्या नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता। और ये किस प्रकार के क्षेत्र में होगा, जो वनस्पति से रहित क्षेत्र है। और इसमें कई मानव जनित कारक है, जैसे मनुष्य ने वनस्पति को खोद कर या जुताई करके समाप्त कर दिया, या पशु के अनियंत्रित चराई की उस कारण विशेष से जो चारा गाय की भूमि है वो क्या हो गई, वनस्पति रहित हो गई। तो ऐसे क्षेत्र में जल व वायु के द्वारा मृदा क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में अपरदित होती है। और इस प्रकार के अपरदन को क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण। ये सारे मानव जनित कारण है। तो इस प्रकार के क्षरण को मनुष्य के द्वारा रोक भी सकते हैं। यानी हम पशुओं की नियंत्रित चराई करें, वनस्पति को खोद कर या जुताई करके समाप्त ना करें, तो ऐसी क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस प्रकार के अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। इसमें मृदा क्षरण है वो मृदा निर्माण क्रिया की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि मिट्टी का निर्माण कम मात्रा में होता है, जबकि मिट्टी का क्षरण ज्यादा मात्रा में हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का क्षरण क्या होगा, हानिकारक होगा। अब देखें आगे वाला स्टेप अब रहेगा, मृदा क्षरण की शक्तियां। तो मृदा क्षरण की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया। या तो मृदा के कण है वो जल के द्वारा अपरदित हो रहे हैं, या किसके द्वारा अपरदित हो रहे हैं, वायु के द्वारा। तो मृदा क्षरण की शक्तियां दो हो जाएगी। नंबर एक तो हो जाएगी वायु, और नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, जल। यानी कि मृदा क्षरण की दो प्रमुख शक्तियां, एक तो जल और एक वायु। अब नंबर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलो, वायवीय क्षरण। वायवीय क्षरण यानी कि जब मृदा के कण वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, यानी क्या है वायवीय क्षरण, हम किसे कहेंगे, जब मृदा के कण
मृदा के कण वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो इस प्रकार का जो चरण है उसे हम क्या कह देंगे, वायवीय चरण। और ये कौन सी शक्ति के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा। यानी कि वायु के द्वारा जब मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो इसे क्या कह देंगे, हमें वायवीय चरण कह देंगे। तो ऐसे इसमें हो जाएगा, जब जल के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो इसे किस प्रकार का चरण कहा जाएगा, जलीय चरण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो वायवीय चरण की कर रहे हैं। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो मोस्टली उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, काफी बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की भूमियों में किस प्रकार का मृदा चरण देखने को मिलता है, तो किस प्रकार का मृदा चरण देखने को मिलता है, वायवीय चरण देखने को मिलता है। सेकंड है वो ध्यान में रखना है, बलुई मृदा वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से किस प्रकार का चरण होता है, तो किस प्रकार का चरण होता है, वायवीय चरण। और थर्ड, ऐसे क्षेत्र जो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले हैं, तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भी किस प्रकार का मृदा अपर्दन होता है, तो किस प्रकार का होता है, वायवीय अपर्दन होता है या वायवीय चरण होता है। तो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की भूमियों में प्रमुख रूप से होने वाला चरण कौन सा है, तो वायवीय चरण है। बलुई मृदा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुख रूप से किस प्रकार का चरण होता है, तो कोई भी वायवीय चरण होता है। और तीसरा, शुष्क व अशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के अंतर्गत किस प्रकार का चरण देखने को मिलता है, तो किस प्रकार का चरण देखने को मिलेगा, हमें वायवीय चरण देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे वायवीय चरण की प्रावस्था। मैं डिलीट ही कर लेता हूं इसे। स्टेप रहेगा अपना वायवीय चरण की प्रावस्था या फिर अवस्थाएं। वायवीय चरण की तीन अवस्थाएं हैं। नंबर फर्स्ट है वो है सस्पेंशन का तात्पर्य है निलंबन। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, सस्पेंशन यानी कि निलंबन। दूसरी जो अवस्था है वो है साल्टेशन, और साल्टेशन का मतलब होता है वो होता है उच्छलन। साल्टेशन मीन्स उच्छलन। और थर्ड जो है वो है सरफेस क्रीप। और सरफेस क्रीप है उसे हिंदी में कहते हैं सतह। ये जो वायवीय चरण की जो अवस्थाएं हैं, निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण, ये डिपेंड है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सोइल पार्टिकल्स, यानी कि मिट्टी के कणों के आधार पर है, वो डिपेंड है ये। तो यहाँ पर मैं जैसे तीन फील्ड बना रहा हूं पुणे से इन तीनों को समझने के लिए। जैसे हमारे पास में एक ये फील्ड विशेष है, दूसरा ये फील्ड विशेष है, और तीसरा ये फील्ड विशेष है। सपोज दैट पहला जो फील्ड विशेष है, इसमें माना कि मृदा के ऐसे कण है जिनका आकार 0.1 mm से कम है, यानी कि लेस देन 0.1 mm। तो ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.1 mm से कम है, जैसे ही वायु का दाब लगेगा ऐसे कणों पर, तो ऐसे कण क्या होंगे, दाब लगेगा तो ऐसे कण क्या होंगे, वातावरण में ऊपर की ओर चले जाएंगे। जैसे यहां से दाब लगा मिट्टी के इन कणों पर, वायु का दाब लगा, और वायु का दाब लगने की वजह से मिट्टी के ये कण क्या हुए, ऊपर की तरफ उठ करके वातावरण में चले गए। और ये वातावरण में जाने के बाद में क्या होगा, लंबे समय तक क्या रहेंगे, लटके रहेंगे, लंबे समय तक लटके रहते हैं वातावरण में। और ये क्या करते हैं, हजारों किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर तक के दूर चले जाते हैं।
और इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? सस्पेंशन कहेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल आसान सी हो जाएगी। ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.1 mm से कम होता है वो वायु के द्वारा उड़ते हुए वातावरण में लंबे समय तक लटके रहते हैं और हजारों किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं। इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निलंबन कहते हैं। सेकंड, इस फील्ड विशेष के अंतर्गत जैसे हमने माना ऐसे मृदा कण है जिनका आकार 0.1 से लेकर के 0.5 mm के मध्य है। यानी कि ऐसे मृदा कण है जिनका आकार है 0.1 से लेकर के 0.5 mm के मध्य है। तो ऐसे मृदा कणों पर जैसे ही वायु का दाब पड़ेगा तो ऐसे मृदा कण है जैसे वायु का दाब पड़ने की वजह से ये क्या होंगे? थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेंगे, परंतु थोड़ी ही दूरी पर जाकर के वापिस क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। जैसे ये मिट्टी के कण थे और ये मिट्टी के कण यहाँ पर वायु का दाब लगा और वायु का दाब लगने की वजह से ये थोड़े से उछले और उछलने के बाद में थोड़ा सा दूरी पर जाकर के वापिस क्या हो गए? गिर गए। इस प्रकार के मृदा चरण को क्या कहते हैं? साल्टेशन, यानी कि क्या कहा जाता है? उच्छलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्छलन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.1 से 0.5 mm के मध्य होता है वो वायु का दाब लगने की वजह से अपने स्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ते हैं और थोड़ा दूरी पर जाकर के वापिस गिर जाते हैं। इस प्रकार के मृदा अपर्दन को क्या कहते हैं? साल्टेशन या उच्छलन कहते हैं। थर्ड में क्या है? ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.5 mm से ज्यादा हो। 0.5 mm से क्या हो? ज्यादा हो। तो ऐसे मिट्टी के कण वायु का दाब लगने की वजह से ऊपर उठ नहीं पाते, बल्कि वो क्या होते हैं? भूमि की सतह से ही, जैसे मिट्टी के कण और ये ऊपर नहीं उठेंगे बल्कि भूमि की सतह से यहां से ही क्या होता है? रगड़ कर या रेंग करके क्या होंगे? आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो कण है जिनका आकार 0.5 mm से भी ज्यादा है वो वायु के माध्यम से भूमि की सतह पर ही रेंगते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं या अपरदित हो जाते हैं और इस प्रकार के अपर्दन को क्या कहते हैं? सतह सर्पण कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? सतह सर्पण कहा जाएगा। तो ये आकार के आधार पर डिपेंड है। पता चल गया होगा। ऐसे मृदा कण जिनका आकार 0.1 mm से भी कम है वो लंबे समय तक वातावरण में लटके रहेंगे और हजारों किलोमीटर तक दूर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का अपर्दन क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। दूसरे में ऐसे मृदा कण है जिनका आकार 0.1 से 0.5 mm के मध्य है। ये वायु का दाब लगने की वजह से ये कण थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछलेंगे और वापिस थोड़ी दूरी पर जाकर के क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो इस प्रकार का अपर्दन क्या कहलाएगा? साल्टेशन। और तीसरे प्रकार का अपर्दन है जिसमें ऐसे मृदा कण है जिनका आकार 0.5 mm से भी ज्यादा है और ऐसे मृदा कण वायु का दाब लगने की वजह से ऊपर नहीं उठ पाते बल्कि वो भूमि की सतह से क्या कर रहे हैं? रेंग करके आगे की तरफ चले जाते हैं और इस प्रकार का अपर्दन क्या कहलाता है? सतह सर्पण कहलाता है। अब यहाँ से कंपटीशन में एक और क्वेश्चन आता है अच्छा सा कि कुल वायवीय क्षरण का किस प्रावस्था से सर्वाधिक क्षरण होता है? यानी कि जो वायवीय क्षरण अपने आप में मान लेते हैं हम कितने % हो रहा है? 100% हो रहा है। तो इनमें से कौन सी प्रावस्था है जिसमें वायवीय क्षरण के माध्यम से सर्वाधिक क्षरण होगा? तो सर्वाधिक क्षरण होता है कुल वायवीय क्षरण का 70 से 75% क्षरण किसके माध्यम से होता है? साल्टेशन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? उच्छलन के माध्यम से होता है। जबकि इसके माध्यम से होता है वो होता है 3 से 4%। कुल वायवीय क्षरण का 3 से 4% क्षरण किसके माध्यम से होता है? निलंबन प्रावस्था के माध्यम से होता है। और कुल वायवीय क्षरण का 5 से 25% भाग है वो किसके माध्यम से होता है? सरफेस क्रीप के माध्यम से होता है। तो सर्वाधिक किसके माध्यम से होगा? साल्टेशन। सेकंड किसके माध्यम से हो रहा है? सरफेस क्रीप। और सबसे कम या न्यूनतम वायवीय क्षरण है वो वायवीय क्षरण की किस प्रावस्था के माध्यम से होता है? तो होता है निलंबन के माध्यम से, मात्र 3 से लेकर के 4%।